सर मतलब जो से एक क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हम सभी से जिससे भी मिलते हैं, हमारा शो जो हम चलाते हैं, शो का ही नाम रखते हैं बात बढ़ते बिहार की। तो हम इससे जिनसे भी मिलते हैं, जो अपने छोटे छोटे स्तर से, अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक बिहार को बेहतर बिहार निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बातचीत करते हैं। तो आपके हिसाब से अगर बिहार को एक सुदृढ़ और एक अच्छा बिहार बनाया जाए, तो कुछ जो युवा जो आज की डेट में जो एजुकेशन, जिस हिसाब से हमारा एजुकेशन है, मेटाले पत्ती के पर डिपेंड हो रहा है एजुकेशन, तो उसमें कुछ सुधार करना चाहिए कि ऐसे नहीं चलना चाहिए, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बिहार हमारा शिक्षा के मामले में आज इसी रास्ते पर मैं आपको एक बात बता दूँ, और बिहार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, एकमात्र देश का इकलौता ये जगह है जहाँ पे कि चार चार प्रश्न पढ़ते हैं। एक इकलौता एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि दूसरे विदेशों के दार्शनिक विदेशों को चिंतक यहाँ आकर के भाईजान जैसे लोग नालंदा विद्यालय में आकर के यहाँ पे शिक्षा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विश्व की बदलती परिस्थिति, राष्ट्र की बदलती परिस्थिति से हमारा राज्य कहीं से छूटा है। आज मुख्य रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद हमारे देश के अंदर में सरकारी रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आज अगर हम बिहार का विकास चाहते हैं तो हमको ये भी हमको बताएं कि झारखंड के बंटवारा के बाद बहुत सारा जो हमारा खनिज संपदा का रोजगार कारखाना मशीनरी वो झारखंड में चला है, जिससे कहीं न कहीं खनिज संपदा के रूप में हम कमजोर जरूर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि बिहार में आज भी कृषि जो हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के पिछड़ेपन का थोड़ा सा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सरकारी नौकरी पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं। आज बिहार के युवाओं को चाहिए कि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लघु उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और कृषि जो बिहार में चल रही है उसमें आज भी कहीं न कहीं से पुरानी पद्धति है, उसको नई तकनीक से करने की आवश्यकता है, और व्यावसायिक फसल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो बिहार के युवा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर जैसे बिहार का हमारा शुरू से ही गौरवशाली इतिहास है, पीछे जितने पन्ने पलटे जाएँ एकदम पूरा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आज की डेट में हम लोग एक ओकेजन रखे थे अपनी संस्था की तरफ से, बोतल जो थर्मोस वाला बोतल आता है ब्रिटेन को वितरण करे थे गर्मी के मौसम में। तो वहाँ पे हमें क्विज रखे थे, छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चन कर रहे थे 8 क्लास तक के बच्चों से, और जो क्वेश्चन के आंसर देते थे उसके बदले हम लोग बोतल दे रहे थे, ताकि उनको भी लगे कि हम कुछ जवाब दिए हैं तो हमको मिला है। तो उसमें हम लोग नॉर्मल सवाल 8 क्लास के जो बच्चे थे सरकारी स्कूल के, इकाई कहानी पूछना, 100 का स्पेलिंग पूछना, 1000 का स्पेलिंग पूछना, ये सब उन लोगों को नहीं पता था। और एजुकेशन भी नहीं, अगर प्राइवेट स्कूल उस दिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के 50% बच्चे जवाब दे पाए थे, और सरकारी स्कूल के सिर्फ 5% से भी कम कहा जाए थे। और एजुकेशन की तरफ भी मत देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ भी जाएँ तो आज भी जो खाद बीज भंडार पे जो भी दवाएँ मिलती हैं, चाहे वो हानिकारक हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी कंपनी में हो, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आँख बंद करके किसान इससे घास जल जाएगा, हाँ जल जाएगा, ला के छींट देना, इससे सब्जी ज़्यादा उगेगा, ला के छींट देना। तो मिट्टी हमारी कहीं न कहीं खराब होती जा रही है। अगर पहले का मिट्टी अगर एक मुट्ठी लैब में ले जाकर चेक किया जाता तो उसमें 10,000 सूक्ष्म जीव पाए जाते थे, लेकिन वो संख्या घट के अभी 5,500-6,000 के आसपास आ गई है। तो ये धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो मतलब इसमें कुछ सुधार कैसे आपके हिसाब से करना चाहिए? क्या शिक्षित करना चाहिए, युवाओं को शिक्षित करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लाना चाहिए, कि कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि परिस्थिति के साथ शिक्षा की व्यवस्था भी बदलनी चाहिए, और ये जिस तरह से विश्व की परिस्थिति बदलती जा रही है, उस तरह से हमारा शिक्षा का स्तर भी बदलना चाहिए। अगर 21वीं सदी में हम 16वीं सदी का चश्मा लगा करके अपने राज्य को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो हमको कहीं से सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को हमको बदलना होगा, और मुख्य रूप से जो हमारा हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति है, जो कि नौकरशाही व्यवस्था को जन्म देती है, उस व्यवस्था को हमको बदलना होगा। हमको अभी छात्रों को, युवाओं को तकनीकी शिक्षा देनी होगी। उनका जो एम्बिशन है, उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो रुचि है, उसको सबसे पहले हमको परखना होगा, और उस क्षेत्र में उनको शिक्षा दे करके हमको आगे बढ़ाना होगा। जो बिहार में अभी जो स्थिति है कि हमारे अंदर आज भी दोहरी शिक्षा प्रणाली है, एक प्राइवेट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। सरकारी शिक्षा कुछ और है,
प्राइवेट स्कूल चाहे कुछ और। सरकार को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए कि ये दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करें। राष्ट्रपति का बेटा हो या नीतीशों का, शिक्षा होनी चाहिए एक समान। इसमें शिक्षा में कहीं दूसरा क्या है, ये हम एक बात और स्पष्ट करना, इसलिए कि हम हमारे इसमें सर जो भी बात कीजिए हाँ, इसको ये मेरा परिवार का जुड़ा हुआ मामला है। आज हमारी बेटी 2022 नीट का एग्ज़ाम पास की और 633 नंबर उसने लाया पूरे देश के अंदर में 4240वां उसका रैंक है और जिला में वो टॉपर है। जिला में उससे ज़्यादा लड़की में किसी को नंबर नहीं, लेकिन आज उसका भी एडमिशन DMCH में होता है और आरक्षण के आधार पर जिसको 515 नंबर है उसका भी एडमिशन DMCH पर होता है। ये शिक्षा को कितने माने बड़े मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, IPS इसमें आरक्षण करके ये देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमको आरक्षण से परहेज नहीं है। आरक्षण आप दीजिए, उसको पढ़ने में दीजिए आरक्षण, उसको निःशुल्क कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे छात्र एक 500 वाला छात्र 621 वाला छात्र जो 60 रहेगा और सहभागी पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई में कैसे हम अच्छे डॉक्टर पैदा कर पाएंगे? बिल्कुल, तो ये तो गलत होता है। हम अगर मेरे आपके कैसे पढ़ पाएंगे? उनकी जो 500 वाले की बौद्धिक क्षमता है उससे कई गुना बौद्धिक क्षमता 631 वाले की होगी, लेकिन दोनों का एडमिशन जब एक कॉलेज में हो रहा है, दोनों सहभागी शिक्षा ग्रहण करेंगे, कैसे हम अच्छे डॉक्टर पैदा करेंगे, कैसे हम अच्छा इंजीनियर पैदा करेंगे? तो बहु यही स्थिति इंजीनियरिंग में भी IIT में, MIT में, FIT। जी सर, ये तो हर फील्ड में पता था, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में नहीं, अगर डॉक्टर की फील्ड में ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको आरक्षण देना है तो उसके पढ़ाई का फी पूरा माफ कर दें, उनको हर सुविधाएं दें, लेकिन जहाँ पे योग्यता दिखाना है, जहाँ पे अपनी अचीवमेंट दिखाना है, उससे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। और उससे क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं जो आरक्षण के आधार पे 400 नंबर ला करके 500 नंबर ला करके जाते हैं, वो कहीं पढ़ाई में तो पीछे रहते हैं, और पढ़ाई में पीछे रहने के बाद क्या होते हैं कि जो लोग अच्छा नंबर करके जाता है वो टैलेंटेड है, तो कहीं ना कहीं से जब वो फेल करते हैं अपनी स्थिति में तो हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए कि उसका मार्किंग के आधार पर एडमिशन सही जगह पर होना चाहिए। अब 600 650 नंबर लाने वाला व्यक्ति अगर वो आरक्षित कोटे का है तो उसको PMCH मिल जाएगा, IGMS मिल जाएगा, और हम समान कैटेगरी के लोग हैं, हमको DMCH संतोष करना पड़ रहा है। तो ये इन सब चीज़ों में बदलाव होनी चाहिए और शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दुर्भाग्य है कि जापान के अंदर में अगर 9.3 से भूकंप आता है तो उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। हमारे बिहार के अंदर में 4.3 के हिसाब से भूकंप आता है तो करोड़ों की क्षति हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जापान में आपदा पूर्व तैयारी रहती है, हमारे यहाँ आपदा के बाद तैयारी रहती है। हमारे यहाँ जब ये होता है कि बेरोजगार की फौज बढ़ती है, सरकारी नौकरी में कमी आती है, तो हम रोजगार की ओर ध्यान देते हैं। वहाँ क्या है कि वहाँ लोग रोजगार से पहले से जुड़े हुए रहते हैं। पूरा स्टार्टअप बेस पे शुरू से हम लोगों का रहता है, मतलब जो भी करेंगे ये अभी दिल्ली में शायद दिल्ली के एजुकेशन में कुछ चेंज किया गया है, स्टार्टअप पर पढ़ाई कराया जा रहा है, तो उस हिसाब से बिहार में भी कुछ होना चाहिए। और सर एग्रीकल्चर वाला में क्या करना चाहेंगे? देखिए किसी मतलब वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कैसे किसान को जागरूक किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं, ये हम इस बात को नहीं मानना चाहते हैं कि सरकार किसी को विकास के क्षेत्र में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने लाया है, लेकिन उस योजना का लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि योजना की जानकारी ही नहीं मिल रही है। अब जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देंगे कि अभी वृक्ष लगाने की योजना है, वृक्ष लगाने के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, उसके बाद उसका बेनिफिट दे रही है, लेकिन वो योजना किसान के पास पता ही नहीं। अभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे पुरस्कार की घोषणा सरकार ने की है, किसान श्री पुरस्कार है, किसान हरित पुरस्कार है, लेकिन उस पुरस्कार के बारे में जानकारी ही नहीं है लोगों को। और सबसे बड़ी जो भी समस्या है कि ऑनलाइन जो सिस्टम है, उस ऑनलाइन सिस्टम में किसान पीछे रह जाते हैं।
क्योंकि अभी शिक्षा, राज शिक्षा का विकास हम कर रहे हैं हम, लेकिन लोगों को साक्षर बना रहे हैं सिर्फ। उसको जो सही ज्ञान हमको देना चाहिए वो ज्ञान हम नहीं दे पा रहे हैं। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों दो चीज़ हैं। जब हम कृषि के मामला में शिक्षित होंगे तो उसी क्या है कि किसानों के बीच में जो व्यापक रूप से प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको जो प्रशिक्षित करने का जो क्रमवार सिलसिला चलना चाहिए, वो भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। हम नहीं हो रहा है सर। सिर्फ देखिए, अब हम गवर्नमेंट के यहाँ दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन वो वहाँ से सारा चीज़ डायरेक्शन हो जा रहा है। अब आज से कुछ साल पीछे जाइए और अभी आइए तो अभी पढ़ाई में भी मोटा मोटी देखा जाए तो एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम से ही कमोवेश की स्थिति यह है कि जैसे कि अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था उपभोग और उपयोग का। अगर आपको एक हवाई जहाज़ दे दिया जाए और हवाई जहाज़ चलाने की क्षमता आप में नहीं है, न आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि आप एक पायलट रख सकते हैं, तो हवाई जहाज़ की उपयोगिता बेकार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार किसानों के लिए लाख सारी योजनाएं कर ला दी जाए, बैंक से लेकर के, सहकारी समिति से लेकर के, साख उद्योग से लेकर के, टैक्स से लेकर के, लाख व्यवस्थाएं कर दी जाए, लेकिन अगर उनको जानकारी नहीं रहेगी तो वो सारी योजनाएं